विद्या संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे पास कोई एक दो खबरें नहीं है। हमारे सामने अक्टूबर 2025 में घोषित हुए नोबेल पुरस्कारों का पूरा कच्चा चिट्ठा रखा है। सही कहा, कई सारे रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स हैं आज हमारे पास। हाँ, और हमारा मिशन बस विजेताओं के नाम बाँचना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये नई खोजें इंसानियत के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल रही हैं। और मतलब ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोबेल पुरस्कार कोई आम अवार्ड तो है नहीं। हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ये स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे के ओस्लो में दिए जाते हैं। अच्छा, दोनों जगहों पर? हाँ, और विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। मतलब अगर रुपयों में देखें तो करीब 8-9 करोड़ रुपए। बाप रे, 8-9 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, लेकिन इन सब से परे हमारे सामने मौजूद ये जो स्रोत है, ये बताते हैं कि ये पुरस्कार असल में हमारी दुनिया का एक टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल? मतलब कैसे? मतलब ये कि हाँ, ये हमें बताते हैं कि एक प्रजाति के रूप में आज हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और हम उनसे निपटने के लिए कौन से नए हथियार विकसित कर रहे हैं। यही बात तो इस चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है। तो चलिए इस टाइम कैप्सूल को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मशीन की जिसे हम सब हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारा अपना शरीर, है ना? बिल्कुल, हमारा शरीर। स्रोत सामग्री के अनुसार इस साल चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन का जो नोबेल है वो डॉक्टर एलन थॉम्सन और डॉक्टर रिचर्ड ली को मिला है। हाँ, और इनकी खोज का विषय बहुत ही कमाल का है, एपिजेनेटिक मेमोरी। अब आमतौर पे जब हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे शरीर का जो ब्लूप्रिंट है वो एकदम तय है। तो ये एपिजेनेटिक मेमोरी क्या नई कहानी कह रही है? ये खोज दशकों पुरानी उस वैज्ञानिक मान्यता को चुनौती देती है जिसमें माना जाता था कि हमारा डीएनए पत्थर की लकीर है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक डॉक्टर थॉम्सन और डॉक्टर ली ने ये साबित कर दिया है कि हमारा पर्यावरण और हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमारे जीन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। बचपन से हमें विज्ञान की किताबों में यही पढ़ाया गया है कि डीएनए एक स्थायी कोड है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर डीएनए का मूल ढांचा नहीं बदल रहा है तो फिर ये प्रभावित कैसे हो रहा है? मतलब ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें कोशिका यानी सेल के थोड़ा अंदर जाना होगा। डीएनए के ऊपर कुछ रासायनिक अणु होते हैं जिन्हें हम एक तरह से टैग या मार्क कह सकते हैं। ओके, टैग्स। हाँ, और ये टैग ही तय करते हैं कि कौन सा जीन काम करेगा और कौन सा नहीं। डॉक्टर थॉम्सन और डॉक्टर ली के शोध ने ये दिखाया कि जब हम किसी खास पर्यावरण में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो या फिर भारी मानसिक तनाव हो, तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और ये प्रक्रियाएं डीएनए के ऊपर नए टैग लगा देती हैं या फिर पुराने टैग्स को हटा देती हैं। अरे वाह! इसी पूरी प्रक्रिया को एपिजेनेटिक मेमोरी कहा गया है क्योंकि मतलब कोशिका ने उस बाहरी अनुभव को एक रासायनिक टैग के रूप में हमेशा के लिए याद कर लिया है। अच्छा, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा डीएनए एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है? मतलब जो मशीन हमें जन्म से मिल गई सो मिल गई। हाँ, हार्डवेयर तो फिक्स है, लेकिन ये जो एपिजेनेटिक मेमोरी है ये एक तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जिससे हमारा पर्यावरण और हमारे अनुभव लगातार हर दिन लिखते रहते हैं। बिल्कुल। ये समझने के लिए बहुत ही बढ़िया उपमा है। हार्डवेयर वही रहता है लेकिन नया सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम चलाएगा और कौन सा नहीं। तो क्या हम इस सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी से मान लीजिए अनइंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं? यही तो इस शोध का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। कई बार कैंसर जैसी बीमारियां तब होती हैं जब कोई जरूरी जीन गलती से ऑफ हो जाता है या कोई हानिकारक जीन ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना? एकदम सही। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा पर्यावरणीय कारक इस गलत एपिजेनेटिक स्विच को ट्रिगर कर रहा है तो भविष्य में ऐसी दवाइयां बनाई जा सकती हैं जो उस रासायनिक टैग को ही हटा दें। मतलब हम उस हानिकारक सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल बैक कर सकते हैं, वो भी मूल डीएनए से बिना कोई छेड़छाड़ किए। हाँ, बिल्कुल। और ये कैंसर और बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के इलाज में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ये तो वाकई चिकित्सा विज्ञान में एक नया युग शुरू होने जैसा है। खैर, शरीर के अंदर जीन के इस सॉफ्टवेयर अपडेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हाँ।
बाहरी दुनिया की बात करते हैं। क्योंकि विज्ञान वहां भी एक अलग तरह का हार्डवेयर तैयार कर रहा है। भौतिकी और रसायन विज्ञान के नोबेल से जुड़े जो स्रोत हमारे पास हैं, वे एक बहुत ही रोचक, मतलब एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। इस साल भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुरस्कार भविष्य की तकनीक और हमारी हरी भरी पृथ्वी के बीच के संबंध को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं। पहले भौतिकी की बात करें तो प्रोफेसर हिरोशी तानाका और डॉक्टर मारिया कोस्टा को क्वांटम फोटोनिक्स के लिए सम्मानित किया गया है। हाँ, इन्होंने ऐसे नैनो डिवाइसेस विकसित किए हैं जो प्रकाश के कणों यानी फोटॉन को अभूतपूर्व सटीकता के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं क्वांटम फोटोनिक्स, तो ये बहुत ही भारी भरकम और तकनीकी लगता है। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एकदम जरूरी है। हाँ, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि मतलब फोटॉन को ही क्यों नियंत्रित किया जा रहा है और ये आज के सुपर कंप्यूटर से अलग कैसे है? इसे ऐसे देखते हैं, आज के जो पारंपरिक कंप्यूटर है वो जानकारी को बिट्स में प्रोसेस करते हैं, यानी या तो 0 या फिर 1। हाँ, बाइनरी सिस्टम। बिल्कुल। ये एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है, तो एक पारंपरिक कंप्यूटर एक एक करके हर रास्ते की जांच करेगा। और इसमें बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर उस भूल भुलैया के सभी रास्तों की एक साथ जांच कर सकता है। अरे बाप रे, एक साथ! और इसमें फोटॉन का क्या काम है? देखिए, फोटॉन प्रकाश के कण हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलते हैं और इनमें बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। तनाका और कोस्टा के नैनो डिवाइस इन फोटॉन्स को इस तरह से दिशा देते हैं और आपस में उलझाते हैं कि वे क्वांटम जानकारी को बिना किसी रुकावट के ले जा सकें। मतलब हम ऐसे कंप्यूटर बना सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटरों से करोड़ों गुना तेज होंगे, और वो भी बिना बहुत ज्यादा गर्मी पैदा किए। बिल्कुल, और ऊर्जा भी कम लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात अक्सर सामने आती है जब भी हम इस तरह के तकनीकी विकास की बात करते हैं, जैसे बड़े सर्वर या नई सामग्रियां, तो उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। अक्सर भारी तकनीक का मतलब ही होता है भारी प्रदूषण। तो क्या ये क्वांटम क्रांति हमारे पर्यावरण पर एक नया बोझ नहीं डालेगी? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और यहीं पर हमारे स्रोत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के नोबेल की ओर ध्यान खींचते हैं। डॉक्टर डेविड मिलर और डॉक्टर सैरा हेंड्रिक्स। बिल्कुल, इन्हें ग्रीन कैटालिसिस की नई विधियां विकसित करने के लिए ये पुरस्कार मिला है, और ये खोज सीधे तौर पर उसी विरोधाभास का समाधान पेश करती है जिसकी आपने अभी बात की। मैंने पढ़ा है कि ये तकनीक दवाओं और प्लास्टिक का निर्माण कम प्रदूषण और कम ऊर्जा के साथ करती है। लेकिन मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? एक सामान्य कैटलिस्ट और इस ग्रीन कैटालिसिस में मूल फर्क क्या है? रासायनिक कारखानों में किसी भी चीज को बनाने के लिए पारंपरिक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। ये कैटलिस्ट प्रतिक्रियाओं को तेज तो कर देते हैं, हाँ, जिससे जल्दी माल बने। हाँ, लेकिन इन्हें काम करने के लिए अक्सर बहुत उच्च तापमान, भारी दबाव और जहरीले रसायनों की जरूरत होती है। आप इसे एक पुराने भट्टी वाले इंजन की तरह सोच सकते हैं जो बहुत धुआं छोड़ता है। समझ गया। इसके विपरीत मिलर और हेंड्रिक्स ने जो ग्रीन कैटलिस्ट बनाए हैं, वे प्रकृति के एंजाइमों की तरह काम करते हैं। वो कमरे के सामान्य तापमान पर काम कर सकते हैं, उनके बाय प्रोडक्ट जहरीले नहीं होते और वे बहुत कम ऊर्जा लेते हैं। अच्छा, तो एक तरह से रसायन विज्ञान का ये पुरस्कार भौतिकी के पुरस्कार की कमियों को पूरा कर रहा है। वो कैसे? मतलब हमें भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए नई उन्नत सामग्रियों की जरूरत तो होगी ही। हाँ, बिल्कुल होगी। और अगर हम उन सामग्रियों को पुरानी प्रदूषणकारी विधियों से बनाएंगे तो वो विकास टिकाऊ तो होगा नहीं। ग्रीन कैटालिसिस हमें वो सब बिना धरती को नुकसान पहुंचाए बनाने का रास्ता दे रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। इन दोनों पुरस्कारों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट संदेश मिलता है कि भविष्य का कोई भी तकनीकी विकास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मूल रूप में ग्रीन ना हो। मतलब तकनीक और पर्यावरण अब दो अलग-अलग विरोधी खेमे नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सारी तकनीक और विज्ञान सिर्फ लैब की दीवारों के भीतर तो सीमित रहते नहीं है। हाँ, उनका असर बाहर भी होता है।
जब कोई नई तकनीक आती है तो वो सीधे तौर पर हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया की शांति को प्रभावित करती है। और यही बात हमें हमारे स्रोतों के अगले हिस्से की ओर ले जाती है, अर्थशास्त्र और शांति का नोबेल पुरस्कार। ये एक बहुत ही स्वाभाविक विस्तार है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर रॉबर्ट हिग्स और प्रोफेसर अनीता देसाई को डिजिटल इकोनॉमी और श्रम बाजार पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। इनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर था, है ना? हाँ, उनका ध्यान विशेष रूप से इस बात पर रहा है कि एआई वैश्विक नौकरियों के पूरे ढांचे को कैसे बदल रहा है। अक्सर जब एआई की बात होती है तो चर्चा सिर्फ एक ही डर तक सिमट कर रह जाती है कि मशीनें हमारी नौकरियां खा जाएंगी। हाँ, ये डर तो आम है। लेकिन हिग्स और देसाई के शोध पत्रों को गहराई से पढ़ने पर कुछ और ही सामने आता है। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं गिनाई है, उन्होंने समाधान भी दिया है। शोध इस बात को स्पष्ट करता है कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये काम करने के तरीके को पूरी तरह से विस्थापित कर रहा है। एक तरह का ढांचागत बदलाव। बिल्कुल। अगर एक पुरानी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो नई इंडस्ट्री जन्म भी ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो मजदूर पुरानी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उसके पास नई इंडस्ट्री में काम करने का कौशल यानी स्किल नहीं है। हाँ, वो मशीन लर्निंग थोड़ी ना जानता है। सही बात है। इसीलिए हिग्स और देसाई का काम सरकारों को एक रोड मैप देता है कि कैसे वे रीस्किलिंग कार्यक्रमों और नई श्रम नीतियों के जरिए इस संक्रमण काल को संभाल सकते हैं। और यहीं पर शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार भी एक बहुत बड़ा बयान दर्ज करता है। हाँ, इस साल ये किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है, उनको मिला है। स्रोतों के मुताबिक इस समूह ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने और शांतिपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों को बढ़ावा देने का काम किया है। नोबेल समिति का इस संगठन को चुनना एक बहुत गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है। स्रोत बताते हैं कि समिति के अनुसार आज के समय में पर्यावरण सुरक्षा सिर्फ पेड़ पौधों को बचाने का मुद्दा नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? ये वैश्विक शांति का सबसे बुनियादी आधार है। अगर हम इन दोनों क्षेत्रों अर्थशास्त्र और शांति को एक साथ मिलाकर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर उभरती है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे पास एआई है जो दुनिया भर में श्रम बाजार को अस्थिर कर रहा है और आर्थिक असुरक्षा पैदा कर रहा है। हाँ, लोग अपनी नौकरियों को लेकर डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जलवायु परिवर्तन है जो भौगोलिक रूप से गरीब देशों पर सीधा सीधा अस्तित्व का संकट खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। और ये दोनों ही तरह के अस्थिरता, चाहे वो आर्थिक हो या पर्यावरणीय, समाज में गहरे असंतोष को जन्म देती है और अंततः संघर्ष या युद्ध को जन्म देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2025 के ये दोनों पुरस्कार दुनिया को ये चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में वैश्विक युद्ध शायद किन्हीं दो देशों की सीमाओं पर नहीं लड़े जाएंगे? बहुत गहरी बात है ये। बल्कि संसाधनों, रोजगार और जलवायु न्याय के अभाव के कारण लड़े जाएंगे। और इसलिए शांति स्थापित करने के लिए पारंपरिक कूटनीति से ज्यादा जरूरत अब नई आर्थिक नीतियों और पर्यावरणीय न्याय की है। हमारे स्रोत एकदम इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी समुदाय की आजीविका एआई के कारण रातों रात छिन जाती है, या जब समुद्र का जलस्तर बढ़ने से उनका पूरा का पूरा शहर डूब जाता है, तो वहां शांति कायम रखना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए नीतियां बनाने वालों के लिए ये पुरस्कार एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। विज्ञान की ये जो तेज रफ्तार है, क्वांटम कंप्यूटर का आना, एआई से समाज का बदलना और ये जलवायु संकट, ये सब एक इंसान के लिए समझना बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, दिमाग चकरा जाता है। इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक आम इंसान अंदर से क्या महसूस करता है? और शायद यहीं पर साहित्य यानी लिटरेचर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल, साहित्य हमेशा से उस मानवीय अनुभव को शब्द देता आया है जो अक्सर वैज्ञानिक डेटा और आर्थिक नीतियों के बड़े बड़े पन्नों के बीच कहीं खो जाता है। इस साल साहित्य का नोबेल इटली के उपन्यासकार लुकास मोरेटी को मिला है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि मोरेटी की लेखनी मानवीय संवेदनाओं और बदलते समाज के संघर्षों का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण करती है। स्रोतों में उनके काम का जो मुख्य विषय बताया गया है वो मुझे बहुत ही ध्यान खींचने वाला लगा। उनके उपन्यासों का केंद्र है विस्मृत यादों और पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, उन्होंने अपने किरदारों के जरिए ये दिखाया है कि जब दुनिया इतनी तेजी से बदलती है तो इंसान अपनी पुरानी जड़ों, अपने पुराने काम के तरीकों और अपनी यादों से कैसे कैसे कटने लगता है। आज के संदर्भ में पहचान का ये संकट बहुत बहुत वास्तविक है। जरा सोचिए,
जब आपकी नौकरी, आपका पर्यावरण और आपके संवाद के तरीके लगातार बदल रहे हों, तो आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? सही बात है। मोरिटी के किरदार इसी शून्य से जूझते हैं, जहां वे अपनी उन यादों को वापस पाने की कोशिश करते हैं जिन्हें आधुनिकता की रफ्तार ने पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। क्या हुआ? अगर हम मोरेटी के इस यादों वाले विषय पर गौर करें और इसे हमारी आज की चर्चा की एकदम शुरुआत से जोड़ें। शुरुआत से? हाँ, हमने सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान की बात की थी, डॉक्टर थॉमसन और डॉक्टर ली की एपिजेनेटिक मेमोरी की। अरे हाँ। वहां विज्ञान हमें बता रहा है कि हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे अनुभवों और हमारी यादों को कैसे एक भौतिक रूप में, रासायनिक टैग्स के रूप में सहेज कर रखती हैं। बिल्कुल। और इधर साहित्य में मोरेटी उन्हीं यादों के भूल जाने और उससे पैदा होने वाले पहचान के संकट की बात कर रहे हैं। मतलब विज्ञान और कला दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कमाल की कड़ी जोड़ी है आपने। विज्ञान हमें दिखा रहा है कि इंसान का शरीर और उसका डीएनए बदलते पर्यावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। हाँ। और कला या साहित्य हमें दिखा रहा है कि इंसान की आत्मा और उसका मन इस भारी बदलाव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। दोनों ही क्षेत्र अपने अपने तरीके से 2025 में बस यही एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस बदलती दुनिया में हमारी असली पहचान है क्या? सच कहूं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे ये सभी खोजें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। अगर हम स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण को, इस डीप डाइव को समेट कर देखें, तो 2025 के नोबेल पुरस्कार सिर्फ अलग-अलग विजेताओं की कोई रैंडम सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की एक बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। हर स्तर पर हम अनुकूलन की ही बात कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान हमें शरीर के अंदर जीन का अनुकूलन दिखा रहा है। हाँ। भौतिकी और रसायन विज्ञान हमें तकनीक और पर्यावरण का अनुकूलन दिखा रहे हैं। अर्थशास्त्र हमें एआई के साथ साथ श्रम बाजार का अनुकूलन बता रहा है। और साहित्य हमें इंसान की पहचान और उसकी भावनाओं का अनुकूलन समझा रहा है। इन सभी क्षेत्रों का गहराई से विश्लेषण करने पर जो बात सबसे मजबूती से उभर कर सामने आती है वो ये है कि इंसानियत चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकती। बिल्कुल सही। संकट चाहे शरीर के अंदर हो या बाहर दुनिया में, हम हमेशा खुद को ढालने और आगे बढ़ने के नए रास्ते खोज ही लेते हैं। और इसी से एक विचार उठता है जो हम सबको इस चर्चा के बाद जरूर सोचना चाहिए। वो क्या? अगर हमारे जीवन के अनुभव वास्तव में हमारे जीन और हमारी एपिजेनेटिक मेमोरी को बदल सकते हैं, हाँ। और अगर क्वांटम तकनीक और एआई हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और सोचने के तरीके को पूरी तरह से नया आकार दे रहे हैं, तो आज से ठीक 100 साल बाद मानव होने का असल अर्थ क्या रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी पुरानी जड़ों से कटकर एक बहुत बड़े और भयानक पहचान के संकट की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर ये सब मिलकर इंसानियत का अब तक का सबसे शानदार अपग्रेड साबित होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और खोज की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सही कहा। नई चीजों पर सवाल उठाते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। नमस्कार।